नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की जो स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी। कंपनी फिलहाल अपने क्या कहते हैं लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव करती हुई नजर आई है। क्या इनकी जो रिजल्ट का पार्ट्स रहा, क्या उनको कुछ इम्पैक्ट डाल रही है? इसको लेकर के जहां प्रोडक्शन की बात करती कैपेसिटी काफ़ी बेटर साबित करती है। और इसके अलावा देखा गया कंपनी जिन पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाए, सस्टेनेबिलिटी को लेकर देखा जाए, यहाँ पे कंपनी कहती है प्रोडक्टिविटी में हमने देखा कि इनका केमिकल और फर्टिलाइजर से में काम काज करती है। जहाँ प्लांट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को लेकर के देखा जाए या फर्टिलाइजर के अंदर अलग अलग प्रोडक्टिविटी यूरिया डीएपी जैसे प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल है। अदर प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी सारा कार्बोनेटेड और नेफ्रोस जैसे चीज़ों को शामिल करता है, जिसका नाम है मंगलोरस केमिकल एंड द फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। जिसकी यदि हम प्रमोटर की तरफ देखें तो प्रमोटर इसका जॉडी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड मेन प्रमोटर के तौर पे निकल के आती है। और निवेशकों का यदि इंटरेस्ट भी देखें तो करीब 65,000 के आसपास की निवेशकों का नंबर ऑफ शेयर होल्डर की लिस्ट निकल के आती है, जहाँ पे डीआई की भूमिका काफ़ी बेटर रहा है। और इसको कह सकते हैं कि डीआई ने अपनी लास्ट सिचुएशन में इसको खरीद के भर के रखा है और उसमें से 2% की नियरली 1% 1.5% के आसपास पोजीशन को आम पब्लिक से डीआई ने खरीद के रख लिया। और क्या एक्सपेक्टेशन के साथ कंपनी का काम कर रहा है, हम चलिए जानने के प्रयास करेंगे इस कंपनी को लेकर के। जहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू काफ़ी छोटा सा 83 का, इंटरेस्टिंग वैल्यू बड़ी 95 का। करंट सिचुएशन की प्राइस जो चलती घूमती और गिरती नजर आती है, कई बार चलती है। जो हायर टू लोअर 160 के आसपास अभी फिलहाल रेजिस्टेंस को बनाया है। लोअर टू लोअर 100 रुपए के आसपास के स्ट्रॉन्ग पोजिशन की सपोर्ट की बात करती है। जबकि कंपेरिजन विद द इंडस्ट्रियल के पी से आज भी इस स्टॉक का वैल्यू नियरली 10% से कम की आंकड़ा दिलाती है। और यदि 10% यहाँ पे स्टॉक पी बढ़ता है तो मार्केट यहाँ पे नियरली मैं 10% की बात करूँ तो शायद यहाँ से 10% का मतलब होता है 175 से लेकर के आने वाले समय में क्या 200 तक की रेंज में हो सकती है, बिल्ड कर सकती है। इसके अलावा आरओई करीब 18%, आरओसी करीब 16% की ग्रोथ की बात करती है। प्रमोटर भी होल्डिंग 60%। और एक डिमेरिट की बात करती है जिसको नाम कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिमेरिट। 60% की होल्डिंग में करीब 49% की होल्डिंग को प्लेज करके रखा है, जो उनको काफ़ी डैमेज करता है। लेकिन क्या मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस में करीब 0 डिविडेंड की पार्ट भी रही है। डेट्स को लेकर देखा 0.79 का आंकड़ा दिखाती है और करंट रेशियो का माप भी 1.32 का कहती है। यदि अर्निंग पर शेयर के सवाल को देखें तो करीब करीब 90% के आसपास की अर्निंग करती है। और मार्केट में डिमांड ये कहता है इसके अकॉर्डिंग मार्केट में उछलती है। और मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं है, करीब 1800 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप कहती है। और 12 करोड़ के आसपास की नंबर ऑफ शेयर लिमिट की बात करें। Mangalore Chemicals and the Fertilizer Limited जो है प्राइमरी इंगेज इन द मैन्युफैक्चर परचेज एंड द सेल ऑफ द फर्टिलाइजर्स का काम काज रहा है। इट इज सब्सिडरी ऑफ द जॉवी जो कि फर्टिलाइजर एंड केमिकल है। वो इनका मेन होल्डिंग कंपनी है, उसका कह सकते हैं इनका सब्सिडरी कंपनी ये रहा उस कंपनी का। तो रिजल्ट की पार्ट को यदि आंकड़ा देखें, सितंबर तक की रिजल्ट अपडेटेड है। सितंबर तक की रिजल्ट में उन परतों को देखें तो शायद क्वार्टरली इनका उतना ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं रही है। उसमें एक पिछले कुछ पीरियड से सस्टेन कर पा रही है, लेकिन कंपेयरिंग टू सितंबर करीब 44% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज करती है। इस कंपनी में करीब 600 एम्प्लॉय के आसपास की बात करती है और कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। और कंपनी 1974 में कंपनी बनी थी। एनुअली डेटा की बात किया जाए तो यहाँ पे एनुअली डेटा लगातार अच्छी ग्रोथ की बात कहती है, जहाँ पे नियरली 4% के आसपास की ग्रोथ लेवल फ्रॉम द ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दर्शाती है। यदि नंबर की बात करें तो कंपनी में नंबर का जो गेम था उसमें इस सितंबर में थोड़ा सा गिरावट दर्ज कर। और यदि कंपेयर करें पिछले से पिछले पीरियड में तो इसमें ऐसा नहीं कि इसी पे सेम में काफ़ी सही, मुझे लगता है कि सीज़न के अकॉर्डिंगली जब कोई सीज़न चलती है ना, ख़ास करके एग्रीकल्चर वाली में, उस सीज़न में ज़्यादा इनकी बिकवाली हो जाती है। यहाँ पे डेटा क्या देखने को मिला, जो सितंबर तक के डेटा बेसिस में पिछले साल बेटर सेल्स किया था। इस बार लगता है कि अक्टूबर टू दिसंबर में बेटर सेल्स आएगा, क्योंकि जो फसल का सीज़न होगा ना वो
जहाँ पे रबी का सीजन हो सकता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए कामकाज हो सकते हैं, तो वहाँ पे शायद अक्टूबर वाले सिचुएशन में इनके पास बेटर सेल्स आने की उम्मीद होता है। इसीलिए सितंबर में इनका गिरावट दर्ज करती है और यही आंकड़ा उन्होंने सामने रखा, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी काफ़ी लंबी गिरावट दर्ज करती है। इनकी एक डिमेरिट की बात पता है क्या है? जितना इनका अदर सोर्स ऑफ इनकम है ना, उससे ज़्यादा 4 गुने के आसपास से ज़्यादा इनकी इंटरेस्ट की बर्डन बनती है, जो इनके लिए डैमेज करता है। जिसको इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को। यदि ईयरली ग्रोथ 12 महीने के डेटा की बात करूँ, तो फिलहाल यहाँ पे सस्टेन करने लायक बनी है। ये नहीं कह सकते हैं काफ़ी ऊँचाइयों पे है, लेकिन नियरली अबाउट यदि प्रॉफिट को देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो कंपेयर करने में सस्टेन कर पाती है। और इसमें एक डिमेरिट की बात मैंने पहले कहा कि इनका इंटरेस्ट की बर्डन काफ़ी ज़्यादा रहा है कंपैरिजन विद द अदर सोर्स ऑफ इनकम से। और रिस्क फैक्टर की बात केवल 2 महीने की बात कहती है। और इस 2 महीने की रिस्क फैक्टर में यदि आप उनको कर्ज वाली चीज़ों को देखें, तो कर्ज कंपनी लगातार पे आउट करती है। कर्ज पे आउट करने के बाद के पास फिक्स एसेट्स भी अच्छी खासी हैं, और जो मार्केट में उधार की सिचुएशन होगा, कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात होगी, उनमें ये देखा गया कि कैश काफ़ी अच्छा इनके पास पड़ा हुआ है, जो कि जितना कि इनके पास उधार था, उससे काफ़ी बेटर कैश की बात करती है। और उधार में 290 करोड़ की आंकड़ा की बात करती है। और 290 करोड़ की आंकड़ा को भी इन 3 नंबर से देखा जाए, तो शायद प्रॉफिट के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि प्रॉफिट में डैमेज कौन कर रहा है? ये कर रहा है। जबकि 776 करोड़ के बेसिस पे 300 करोड़ के आसपास की आंकड़ा आती है, तो वो कहते हैं कि करीब 40% के आसपास की डेटर्स रेशियोज़ की बात करती है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरती हुई नज़र आ रही है, और मतलब मुझे लगता है कि 4% के आसपास ही नेट प्रॉफिट मार्जिन क्रिएट कर पाती है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड डेटा को मानते हुए। इसी चीज़ को यदि हम दूसरे इम्पैक्ट्स की तरफ देखें, शायद ये कह सकते हैं 20% के इसको बैंड पे रखा गया है। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर हर बीएससी स्मॉल कैप की कंपनी रही। स्मॉल कैप की कंपनी के जो सितंबर तक का स्टैंडअलोन डेटा था, उसमें कहती है कि प्रॉफिट तो जंप नहीं किया, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट दर्ज करती है कंपेरिजन विद द जून के डेटा। ये सेंटिमेंट को खराब करता है। लेकिन यदि कंपनी की लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखें, जो कंपनी ने खुद अपनी अपडेट साझा किया है क्वार्टरली और हाफ ईयरली डेटा को, उसमें कहती है कि हमारे पास जो पास्ट एनुअल परफॉर्मेंस था, उसमें हम कंपेयर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। उसमें ये कहा कि हमारे पास कुछ चीज़ें तो वाई ओ वाई में हमने ग्रोथ किया है। वाई ओ वाई में लगातार हमारा, चाहे सेल्स क्वालिटी क्वांटिटी की बात किया जाए, तो वही हमने ग्रोथ किया है। पर ऑपरेशंस में ग्रोथ किया। सेल्स क्वांटिटी में ये कहते हैं कि हमने पिछले 24-25 के दौरान की बात करें, तो भी हमारा पास वाई-ओ-वाई में 31% की ग्रोथ थी। और ये इन्होंने ग्रो लेवल की बात उन्होंने EBITDA तक में कहा है। इसके अलावा ये भी कहा कंपनी, जो परफॉर्मेंस हाइलाइट की बात की थी, जहाँ पे इन्होंने अपनी डिटेल्ड स्टडी के तौर पे अपने ग्राफ पोजीशंस, फाइनेंशियल स्टैंडअलोन डेटा और द डेट्स एंड सरप्लस फंड को लेकर के अपनी व्यक्त करती हुई नजर आती है। यहाँ पे लिक्विडिटी पोजीशन की बात, रिसीवेबल्स की बात भी उन्होंने रखा, जो कि काफ़ी बेटर लगा मुझे समझने के पर्पज से। निवेशक को ये सब समझ में आ पाई क्लैरिटी के साथ, जो अच्छा इसमें कैश फ्लो का सिचुएशन क्या रही, बाकी प्रोडक्शन एंड द सेल्स का क्या रही, इन सभी चीज़ों में इनकी प्रेजेंटेशन ठीक-ठाक रही है। कंपैरिजन विद द यदि हम कुछ ईयरली डेटा बेसिस की चर्चा करें, तो शायद हमारे सामने ये दिखता है कि कंपनी में सेल्स लगातार कुछ इस साल में गिरावट है, प्रॉफिट में गिरावट दर्ज करती रही है, स्टॉक प्राइस में थोड़ा-सा हिचकिचाहट रही है। लेकिन यदि रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ ध्यान दें, तो शायद ये इनको एक बैकअप के तौर पे बनी हुई नज़र आती है, जो इनको सपोर्ट देती है। कंपेयरिंग विद द पीयर्स कंपनी में फैक्ट, कोरमंगलम फर्टि इंटरनेशनल्स और चंबल फर्टिलाइजर्स ऐसे कंपनी भी शामिल है, जो इसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा रहा। इन्होंने मार्केट कैपों के बेसिस पे यदि आप कंपेयर करके देखें, जिसका नाम है मंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, उनकी भी यहाँ भीड़ का आंकड़ा कम नहीं कहती। कंपेरिजन विद द बाकी कंपनी से, खास करके जीएसएफसी से या फिर चंबल फर्टिलाइजर से काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्शन रहा है मार्केट में निवेशकों को लेकर के। और निवेशकों का मन जहाँ चलता है, वो इंटरेस्ट वहाँ दिखता है, क्योंकि क्वालिटीज़ के बेसिस पे दिखता है। फिलहाल इनकी क्वालिटीज़ में थोड़ा सा डिमेरिट की बात करती है कि कंपेयरिंग विद द क्यू डेटा बेसिस में थोड़ा सा गिरावट दर्ज करती है। लेकिन
यदि बाकी एस्पेक्टों को देखें तो इनका डेट्स फ्री है, अच्छी खासी प्रॉफिट सीजीआर की बात करती है। निवेशकों के जो हित में है देखा जाए तो डीआई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निवेश करके चलते हैं, जहाँ पे एचएसबीसी फोकस फंड्स हैं। इसके अलावा देखा जाए तो गवर्नमेंट की होल्डिंग पब्लिक के पास भी काफ़ी ज़्यादा निवेशक की लिस्ट में दो तीन निवेशकों का नाम निकल के, जिसमें कि एक सुपर इन्वेस्टर के तौर पे भी देखने को मिलता है जिसका नाम है डॉली खन्ना जी। इन्होंने करीब 1.5% से ज़्यादा की होल्डिंग यहाँ पे बना के रखी है। और सुपर इन्वेस्टर मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इनके पास यदि देखें तो ओवरऑल कई सारी कंपनियों में अपनी पोजीशन लेके चल रहे हैं। इनकी होल्डिंग की बात किया जाए तो करीब लिस्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जो एक बड़े निवेशक के तौर पे मार्केट में अपनी फंड को लगाते हैं, फिर हटते हैं। इनका काफ़ी ज़्यादा कंपनी में और इनको यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप होती नज़र आई है इस कंपनी को लेकर के, जिसकी वजह से मार्केट की जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर रहे वो भी करीब 65 से 70 हज़ार के आसपास की इंटरेस्टेड भीड़ की बात करती है। फिलहाल यदि चार्ट एनालिसिस की देखें, ध्यान दें, तो मार्केट में सेम रेंज में काफ़ी दिनों तक ट्रेड होती नज़र आई। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में कब बॉटम पे खरीदना है, हायर पे बेचना है, मैं ऐसा कोई भी आपको ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात नहीं शामिल करता हूँ, लेकिन एक गोल्डन रूल हमेशा समझने की प्रयास करते हैं कि आखिर गोल्डन रूल क्या कहता है। और गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हमेशा कोई ना कोई ट्रेड कर रहा है, किसी न किसी को लग रहा है कि ये बियर जाने वाला है, किसी न किसी को लग रहा है कि ये बुल जाने वाला है, तभी तो मार्केट में ट्रेड होता है। अदरवाइज सबके सब हाथ पे हाथ करके बैठे होते या इंटरेस्ट कम हो जाता है। जैसे वॉल्यूम कम आई, मार्केट में इंटरेस्ट कम था, मतलब मार्केट में बिकवाली का प्रेशर कम देखने को मिला था। सब अपनी सप्लाई को बंद करना चाहते, डिमांड को बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर हमेशा लिमिटेड होती है। एज ऑन टाइम फ्रेम में यदि हम उनको देखें पिछले एक साल में तो करीब 40% बढ़ा है। पिछले 5 सालों में 500% के आसपास उछाल दिया है। लेकिन कई बार पिछले एक महीने के डेटा की बात करें या फिर उससे पहले की बात करें तो पिछले 5 दिन से लगातार बढ़ी है। लेकिन जहाँ पे हम इन पहलुओं पे ध्यान दें तो इन पहलुओं पे एक लंबी गिरावट दर्ज करती है। आखिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में लंबी गिरावट में किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ, इसमें गोल्डन रूल अप्लाई हुआ तो बीच में क्या होगी, एक मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क हो सकता है। बॉटम के लिए हमेशा कहते हैं एसएल का यूज होना जरूरी है, क्योंकि हेज से काम चलता नहीं है। आप हेज और एवरेज के बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि तो मार्केट फिर आप ट्रेंडिंग को पकड़ना पड़ेगा। ट्रेंडिंग किस वेव से चलता है और प्रॉफिट जो दिखती है उसको हमेशा बुक करना जरूरी, बुक करते रहना चाहिए, जिसमें आपकी खुद की टर्म प्लस एक्सपेक्टेशन पे फोकस करता है। जो हम कितने दिन के लिए रखना चाहते हैं, कितनी परसेंटेज एक्सपेक्टेशन करते हैं, कितनी परसेंट रिस्क कवर करना चाहते हैं, कितनी परसेंट रिस्क लेना चाहते हैं, उसमें खुद की यदि प्रिंसिपल हो और डिसीजन भी हो तो शायद बेटर रिटर्न मिल जाती है। अदरवाइज कई बार कुछ टारगेट और स्टॉप लॉस तो आती है, लेकिन वो अकॉर्डिंगली आती है उनके पोर्टफोलियो के बेसिस पे। ओवरऑल पोर्टफोलियो किसके पास क्या है वो डेटाबेस नहीं आती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। विदाउट किसी रिकमेंडेशन, विदाउट एडवाइजरी को लेकर के वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।